हेलो। एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए अभ्यास प्रश्न पत्र सेट डी, विषय है आपका सामाजिक विज्ञान, ठीक है। क्लास कक्षा 10th और सब्जेक्ट है सोशल साइंस क्लास 10th, ठीक है। इसमें मैं आपके लिए 2 अंक, 3 अंक एवं 4 अंक वाले प्रश्नों का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ प्रश्न और उत्तर सहित। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ से मैंने आपका प्रश्न पत्र है उसका मैंने सॉल्यूशन किया है और मैंने सरल भाषा में सभी प्रश्नों को बनाने का प्रयास किया है, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, आपका 6 नंबर पर जो क्वेश्चन था, 2 नंबर से स्टार्ट किए मैंने, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, ठीक है। इसमें 6 नंबर पर प्रश्न था आपका, भारत में 3 राज्यों के नाम लिखिए जहां खाली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। ये 2 अंक वाले प्रश्न है सभी। तो इसका आंसर देखिए, काली मृदाएं महाराष्ट्र में, ठीक है। सौराष्ट्र कहाँ पड़ेगा? गुजरात में। मालवा मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। यानी भारत में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? एक तो महाराष्ट्र में पाई जाती है और गुजरात में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है और छत्तीसगढ़ में। इसमें काली मिट्टी की मात्रा सबसे इन राज्यों में ज़्यादा है, ठीक है। और काली मृदा कपास की फसल के लिए सर्वोत्तम होती है। यानी काली मृदा में सबसे अच्छी कौन सी फसल होती है? कपास की फसल होती है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा कपास कहाँ होता है? महाराष्ट्र में होता है। यानी सबसे ज़्यादा काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसका अथवा वाला, ठीक है। मैंने आपके लिए सरल भाषा में क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया है। इसका आंसर, दूसरा क्वेश्चन था अथवा वाला आपका, भारत में मृदा अपरदन के 2 कारण लिखिए। तो मृदा माने क्या होता है? मिट्टी। अपरदन माने क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहकर मिट्टी चले जाना, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए, मृदा अपरदन के 2 कारण लिखना है। 2 कारण निम्न है। पहला है वनोन्मूलन यानी वनों की कटाई, दूसरा है अति पशुचारण और तीसरा है निर्माण और खनन कार्य, ठीक है। तो इसमें से कोई आपको 2 लिख देना है, वनोन्मूलन, अति पशुचारण और निर्माण और खनन कार्य। अगला क्वेश्चन लेते हैं आपका, अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर का, बांगर मृदा क्या है या बांगर मृदा किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए, बांगर मृदा क्या है या बांगर मृदा किसे कहते हैं, कैसे भी आ सकता है क्वेश्चन। बांगर मृदा से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर देखिए, पुराने जलोढ़ को बांगर मृदा कहते हैं। बांगर मृदा में क्या होता है? कंकड़ पत्थर, कंकड़ ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। बांगर मृदा फसल के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी इसमें अच्छी फसल नहीं होती है। तो पुराने जलोढ़ होता है उसको क्या कहते हैं? बांगर मृदा। मृदा माने क्या होता है? मिट्टी। और इसमें क्या पाई जाती हैं? कंकड़ ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। इसमें कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। और बांगर मृदा फसल के लिए उपयुक्त नहीं है, इसमें फसल अच्छी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका अथवा वाला, भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम लिखिए। यानी भारत में कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं उनके नाम लिखना है आपको। तो इसमें उत्तर देखिए, जलोढ़ मृदा, ठीक है, काली मृदा, इसको रेगर मृदा के नाम से भी जाना जाता है, लाल पीली मृदा, मृदा माने क्या होता है? मिट्टी, लेटराइट मृदा, मरुस्थली मृदा और वन मृदा। यानी कि भारत में ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो आगे चलते हैं इसमें देखिए, जलोढ़ मृदा क्या होती है? इसमें सबसे अच्छी फसल होती है, ठीक है। और काली मृदा कपास की फसल के लिए सर्वोत्तम है, इसकी विशेषता है जी। इसको रेगर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं आपका, अगला क्वेश्चन देखिए, गन्ना नगद दाम की फसल कही जाती है, लिखिए, ठीक है। यानी इससे क्या, ये भी 2 नंबर का है,
इससे नगद गन्ना को बेचकर सीधा नगद पैसा मिलता है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, नगदी फसल कहते हैं। तो इसका आंसर देखिए, गन्ना एक व्यापारिक फसल है, ठीक है। इसका उपयोग चीनी बनाने के लिए किया जाता है। क्या बनती है इससे, चीनी। चीनी माने शक्कर। ब्राज़ील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, यानी ब्राज़ील देश में सबसे ज़्यादा गन्ना होता है पूरे विश्व में। इसके बाद में दूसरे नंबर पर भारत है, ठीक है। तो गन्ना एक व्यापारिक फसल है। इसका उपयोग चीनी यानी शक्कर बनाने के लिए किया जाता है। ब्राज़ील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अब इसका 8 का अथवा लेते हैं क्वेश्चन। तो इसमें देखिए 8 का अथवा वाला क्वेश्चन है, रबी और खरीफ फसलों के 5-5 नाम लिखिए। यानी रबी की फसलों के 5 नाम लिखना है आपको और खरीफ की फसलों के 5 नाम लिखना है। तो देखिए पहले रबी की फसल ले लेते हैं जो वर्तमान में खड़ी है, ठीक है। वो सभी रबी की फसल में खड़ी हैं। अभी क्या खड़ा है, अभी गेहूँ खड़ा है। जौ माने क्या होता है, इसको बेजर भी बोलते हैं, ठीक है। और चना, मटर और सरसों, ये वर्तमान में खड़ी हैं फसलें। ये सभी कई की फसलें हैं, रबी की फसलें हैं, ठीक है। अब इसके बाद में खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलें कौन कौन सी हैं, चावल है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, कपास है, सोयाबीन है, उड़द है, मूंग है। बहुत सारे नाम हैं, ठीक है। तो इसमें रबी की फसलें गेहूँ, जौ, चना, मटर और सरसों जो वर्तमान में खड़ी है अभी, ठीक है। इसको और ये हैं खरीफ की फसलें, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली भी है, उड़द, मूंग, ठीक है। ये सभी किसकी फसलें हैं, खरीफ की फसलें। आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन है आपका, विनिर्माण क्या है, लिखिए। तो इसका आंसर देखिए, कच्चे पदार्थ को मशीनों की सहायता से मूल्यवान उत्पाद के रूप में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को विनिर्माण कहते हैं। जैसे एक कच्चा माल लिया हमने, कृषि से लिया, ठीक है, और उसको कच्चे पदार्थों को क्या करते हैं, मशीनों की सहायता से मूल्यवान उत्पाद के रूप में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विनिर्माण कहते हैं। जैसे मान के चलो कपास लिया, कपास से हमने क्या बनाया, कपास क्या है, कृषि से लिया जाता है, कपास एक फसल का नाम है। और इसके बाद में इससे क्या बनाया हमने, कपड़ा। तो कपड़ा काय में बनता है, उद्योगों में बनता है। तो और गन्ने से शक्कर बनाना, यानी गन्ना काय में पैदा होता है, कृषि से गन्ना लेते हैं और उसको क्या बनाते हैं, शक्कर। लोहे से मशीन बनाना, तो उसी को क्या कहते हैं, इसमें लिखेंगे आप सीधा सीधा, कच्चे पदार्थों को मशीनों की सहायता से मूल्यवान उत्पाद के रूप में परिवर्तन करने की प्रक्रिया विनिर्माण कहलाती है, यह कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका अथवा वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 सार्वजनिक व निजी उद्योगों के नाम लिखिए। यानी सार्वजनिक उद्योग क्या होते हैं, सरकारी उद्योग होते हैं, और निजी उद्योग क्या होते हैं, खुद के होते हैं, स्वयं के होते हैं। तो इसमें देखिए उत्तर सार्वजनिक उद्योग कौन कौन से होते हैं, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, या इसको कहते हैं भील, शॉर्ट में भेल। दूसरा है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको क्या कहते हैं, सेल, ठीक है। और निजी उद्योग क्या होते हैं, जो स्वयं के होते हैं, इसमें टिस्को है, बजाज ऑटो लिमिटेड है, डाबर उद्योग है, ये सभी निजी उद्योग हैं। यानी सार्वजनिक उद्योग क्या होते हैं, जो सरकारी होते हैं, ठीक है। और निजी उद्योग क्या होते हैं, खुद के होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब इसमें अगला क्वेश्चन है आपका, परिवहन के कौन कौन से साधन हैं, लिखिए। तो परिवहन क्या करते हैं, जिससे हम आवागमन करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। तो किसके द्वारा जाते हैं, हवाई परिवहन यानी हवाई जहाज के द्वारा जाते हैं। रेल परिवहन, रेल के द्वारा भी हम जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक। सड़क परिवहन और जल परिवहन। इसके अलावा एक और है पाइपलाइन परिवहन, इसके द्वारा भी हम परिवहन का रूप में पाइपलाइन परिवहन का प्रयोग करते हैं। तो हवाई परिवहन, रेल परिवहन, सड़क परिवहन और जल परिवहन। और इसके बाद में इसका अगला वो है परिवहन का साधन पाइपलाइन परिवहन, ठीक है। इसके अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं। अथवा वाला क्वेश्चन देखिए,
राज्य राजमार्ग क्या है, लिखिए। तो इसका आंसर देखिए, राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती हैं। यानी ये क्या करती हैं, क्या सड़कें ये क्या करती हैं, राज्यों की जो राजधानी होती हैं उसको कैसे जोड़ती हैं, जिला मुख्यालय से जोड़ने का काम करती हैं। जोड़ने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती हैं, जिनका निर्माण यानी इनको बनाता कौन है, इनका निर्माण और रखरखाव माने क्या होता है, मरम्मत करना, सार्वजनिक निर्माण विभाग, या आप इंग्लिश में लिख सकते हैं PWD के द्वारा किया जाता है। यानी भारत में 3 प्रकार की सड़क मार्ग हैं। एक तो राष्ट्रीय राजमार्ग है, दूसरा राज्य राजमार्ग है और तीसरा है जिला मार्ग। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं उनकी देखरेख निर्माण का काम कौन करता है, CPWD। ठीक है, और राज्य की जो सड़कें होती हैं उनका रखरखाव कौन करता है, PWD। तो इतना देखिए, इतना ये PWD हो गया और C लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखना है आपको, PWD के द्वारा किया जाता है। यानी आपको सीधे लिखना है एक लाइन में, राज्यों की राजधानी को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कों को राज्य राजमार्ग कहते हैं, जिनका निर्माण और रखरखाव कौन करता है, PWD के द्वारा किया जाता है। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, डिजिटल भारत क्या है। ये 2-2 नंबर के सभी, यानी 6 से लेकर आपके क्वेश्चन नंबर 17 तक 2-2 नंबर के क्वेश्चन है और 2-2 नंबर के प्रश्नों की संख्या 12 है। ठीक है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। आप देखिए, डिजिटल भारत क्या है, तो इसका आंसर देखिए, डिजिटल भारत ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए भारत को तैयार करने के लिए एक विशाल कार्यक्रम। विशाल माने क्या होता है, बड़ा। डिजिटल भारत ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए, किसके परिवर्तन के लिए, ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए भारत को किसको तैयार करना है, भारत को तैयार करने के लिए एक विशाल कार्यक्रम है। इसके बाद में इसका अथवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अथवा वाला क्वेश्चन लिखिए, 5 प्रमुख संचार साधनों के नाम लिखिए। संचार साधन क्या होते हैं, जिससे हमें खबरें मिलती हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए, पत्रिकाएं, सिनेमा, आकाशवाणी और रेडियो, इनसे क्या हमें क्या मिलती है, खबरें मिलती हैं। टेलीविज़न यानी टीवी, इंटरनेट के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भी बहुत सारी खबरें हमें प्राप्त होती हैं, और विज्ञापन। ठीक है, तो ये क्या है, संचार साधनों के नाम लिखना है। तो इसमें कोई भी आपको 5 लिख देना है, 6-7 दिए हैं इसमें, पत्रिकाएं, सिनेमा, आकाशवाणी और रेडियो, टेलीविज़न यानी टीवी, इंटरनेट, सोशल मीडिया और विज्ञापन। अब इसके बाद में अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर का, कार्न लॉ क्या है, लिखिए। तो ये भी 2 नंबर का है आपका। तो इसका आंसर देखिए, बड़े भूस्वामियों के दबाव में आकर ब्रिटेन की सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी थी, उसे कार्न लॉ कहा जाता है। यानी बड़े भूस्वामी क्या, जो कृषक थे बड़े, जिन पे ज़्यादा ज़मीनें थी, उन्होंने क्या है, बड़े भूस्वामियों के दबाव में आकर, किसने, कौन सी सरकार ने, ब्रिटेन की सरकार ने, किस पर, मक्का पर क्या लगा दिया था, आयात पर पाबंदी। पाबंदी माने क्या होता है, रोक लगा दी थी। उसे ही क्या कहा जाता था, उसे कार्न लॉ कहा जाता था। अब इसके बाद में अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं, 12 वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, विशेषाधिकार या इसको कहते हैं वीटो पावर क्या है। सॉरी, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। इसमें क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे निषेधाधिकार, या इसको वीटो पावर क्या है। तो इसका आंसर देखिए, वीटो लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है निषेध करना। ठीक है, निषेध करना या रोक लगाना। मैं निषेध करता हूँ। ठीक है, इस अधिकार के सहारे एक ही सदस्य की असहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का आधार बन जाती है। मान के चलो 7 देश हैं, इनमें से एक ही देश उसमें सहमत नहीं है, तो वो अपने वीटो का इस्तेमाल करके उसको क्या निषेध कर सकता है, यानी रोक सकता है। ठीक है, तो वीटो लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है निषेध करना। निषेध करना माने रोकना। मैं निषेध करता हूँ इस अधिकार के सहारे एक ही सदस्य की असहमति माने क्या होता है, राजी नहीं होना, किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने
का आधार बन जाता है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर का, फ्लाई शटल का क्या अर्थ है? तो ये भी 2 नंबर का है आपका। उत्तर देगी इसका फ्लाई शटल। यह रस्सियों और पुलियों के जरिए चलने वाला एक यांत्रिक औजार है। ठीक है, किससे चलता है? रस्सियों और पुलियों के सहारे जरिए चलने वाला एक क्या है? आंतरिक औजार है, जिसका बुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी फ्लाई शटल का किस के लिए इस्तेमाल किया जाता है? बुनाई के लिए। और किसके सहारे चलता है? रस्सियों और पुलियों के जरिए चलने वाला एक यांत्रिक औजार है, जिसका बुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका अथवा वाला। अगला क्वेश्चन है आपका, चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या है? लिखिए। तो इसका आंसर देखिए, भारत के व्यापारिक संगठनों का एक संघ है। यानी कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या है? भारत के व्यापारिक संगठनों का एक संघ है। इसकी स्थापना 1925 में हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग किस देश के थे? यानी कि गुटेनबर्ग एक व्यक्ति का नाम है, वो किस देश के निवासी थे और उन्होंने क्या किया था? तो आंसर देखिए, गुटेनबर्ग जर्मनी देश के स्ट्रेसबर्ग के निवासी थे। या आप लिख सकते हैं गुटेनबर्ग कहाँ के निवासी थे? जर्मनी के निवासी थे। गुटेनबर्ग ने 1448 में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। ठीक है, ये किसके लिए फेमस थे? इन्होंने क्यों कौन सी मशीन बनाई थी? प्रिंटिंग प्रेस, जिससे हम प्रिंट वगैरह निकालते हैं, किया। और उनके पिता क्या थे? व्यापारी थे। तो आपको सीधा सीधा लिखना है, क्या लिखना है? आपको लिखना है गुटेनबर्ग जर्मनी के निवासी थे। उन्होंने 1448 में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था, यानी मशीन बनाई थी। और उनके पिता क्या है? व्यापारी थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है आपका अथवा वाला। इसका क्वेश्चन देखिए, पंचांग से क्या आशा है? ये बार बार आ रहा है क्वेश्चन, ये आ सकता है परीक्षा में। इसमें सभी क्वेश्चन अच्छे हैं। इन चारों सेटों को आपको तैयार करना है अच्छे से, तो आप परीक्षा में अच्छे अंक ला सकते हैं। और इन चारों प्रश्नों को लगा लेंगे तो आपके कोई क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। तो इसका आंसर देखिए, चांद सूरज की गति, ज्वार भाटे के समय और लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ी कई अहम जानकारियाँ देने वाला वार्षिक प्रकाशन पंचांग कहलाता है। क्या कहलाता है? पंचांग कहलाता है। क्या मिलता है इससे? चांद सूरज की गति। ठीक है, गति माने क्या होता है? स्पीड। ज्वार भाटे का समय, ज्वार कब आएगा, भाटा कब आएगा। और लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ी कई अहम जानकारियाँ इसके अंदर होती हैं। देने वाला प्रकाशन क्या कहलाता है? पंचांग कहलाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर का, खगोल शास्त्र क्या है? लिखिए। इसका आंसर देखिए, खगोल शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसके अंतर्गत पृथ्वी माने धरती और उसके वायुमंडल के बाहर होने वाली घटनाओं, ठीक है, का क्या करते हैं? अवलोकन करते हैं, विश्लेषण करते हैं तथा उसकी व्याख्या की जाती है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। खगोल शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसके अंतर्गत पृथ्वी और उसके वायुमंडल के बाहर होने वाली घटनाओं, अवलोकन, विश्लेषण तथा उसकी व्याख्या की जाती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं अथवा वाला, कंपोजिटर किसे कहते हैं? तो इसका आंसर देखिए, छपाई के लिए इबारत कंपोज करने वाला व्यक्ति कंपोजिटर कहलाता है। छपाई के लिए, यानी कोई भी हम पुस्तक छापते हैं या कुछ करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं? ये कंपोज करता है ये व्यक्ति। ठीक है, छपाई के लिए इबारत कंपोज करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? कंपोजिटर कहलाता है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राथमिक क्षेत्रक क्या है? उदाहरण देकर समझाइए। ये 2 नंबर के हैं सभी क्वेश्चन। तो इसमें देखिए, प्राथमिक क्षेत्रक क्या है? उदाहरण देकर समझाइए। इसमें प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र में से एक क्वेश्चन 100% आएगा। तो देखिए, प्राथमिक क्षेत्र क्या होते हैं? क्षेत्रक क्या होते हैं? प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक क्षेत्रक की गतिविधि कहा जाता है।
यानी प्राकृतिक संसाधन होते हैं, उसका हम उपयोग करके किसी वस्तु का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। उत्पादन माने क्या होता है, पैदा करते हैं। इसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है। उदाहरण क्या है इसमें, कृषि यानी खेती, डेयरी जिस पे दूध मिलता है, मक्खन मिलता है, बहुत सारी चीज़ें डेयरी पे मिलती हैं। मछली पालन, खनन माने खान होती है, वन पशुपालन, और इसमें बहुत सारी लिख सकते हैं अपन, डेयरी पालन, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मुर्गी पालन, बहुत सारे हैं इसमें। कृषि या कृषि से संबंधित व्यवसाय को किस में रखा है, प्राथमिक क्षेत्र में रखा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्वितीय क्षेत्रक व तृतीय क्षेत्रक के दो उदाहरण दीजिए। यानी इसमें तीनों क्षेत्रक आ गए, प्राथमिक क्षेत्र भी आ गया, द्वितीय आ गया और तृतीय आ गया। तो इसमें देखिए द्वितीय क्षेत्रक क्या होता है, प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को द्वितीय क्षेत्रक की गतिविधि कहा जाता है। जैसे हमने कृषि से क्या लिया, गन्ना लिया, ठीक है, उसको उद्योगों या मशीनों के द्वारा क्या, उसे शक्कर बनाई, तो उसी को क्या कहते हैं हम, द्वितीय क्षेत्रक की गतिविधि कहा जाता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को द्वितीय क्षेत्रक की गतिविधि कहा जाता है। जैसे गन्ने से शक्कर बनाना, ठीक है, गन्ना कैसे मिलेगा, हमें खेती से मिलेगा, कृषि से मिलेगा। कपास से कपड़ा बनाना, कपास कहाँ मिलेगा, हमें कृषि में मिलेगा, खेती में मिलेगा। इससे क्या, कपड़ा बनाना। लोहे से मशीन बनाना, लोहे से किसी मशीन का निर्माण करना। और गुड़, गन्ने से गुड़ बनाना, ये किसके उदाहरण है, द्वितीय क्षेत्रक के उदाहरण है। यानी उद्योगों को हम द्वितीय क्षेत्रक में रखा गया है। कृषि को प्राथमिक क्षेत्र में, उद्योगों को द्वितीय क्षेत्र में, और सभी प्रकार की सेवा होती है उसको तृतीय क्षेत्र में रखा गया है। अब इसके बाद में तृतीय क्षेत्रक है। इसमें तृतीय क्षेत्रक क्या होता है, ये गतिविधियाँ प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक के विकास में क्या करती हैं, मदद करती हैं। बस इतना ही लिखना है आपको। ये गतिविधि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक के विकास में क्या करती हैं, मदद करती हैं। उदाहरण के लिए क्या, शिक्षक है, डॉक्टर है, नाई, धोबी, परिवहन, बैंक, संचार, ATM, कॉल सेंटर, दर्जी, सॉफ्टवेयर और कंपनी, ये क्या करती हैं, हमारी मदद करती हैं। यानी परिवहन, ये सभी तृतीय क्षेत्र में रखे गए हैं। ये इसको तृतीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, और नाम इसका सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र को हम कृषि क्षेत्र कहते हैं और द्वितीय क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, उद्योग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर का, वैश्वीकरण का छोटे उत्पादों पर क्या प्रभाव पड़ा। यानी वैश्वीकरण की प्रक्रिया आने के बाद में छोटे उत्पादक थे, उन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो वैश्वीकरण की प्रतिस्पर्धा माने क्या होता है, होड़ के कारण छोटे विनिर्माताओं पर कड़ी मार पड़ी। ठीक है, वैश्वीकरण की प्रतिस्पर्धा के कारण छोटे जो विनिर्माताओं पर कड़ी मार पड़ी, कई इकाइयाँ बंद हो गई। ठीक है, जिसके चलते उनके श्रमिक बेरोजगार हो गए। यानी वैश्वीकरण के आने से क्या हुआ, कई जो हमारे छोटे निर्माता थे, वस्तुओं का निर्माण करने वाले निर्माता थे, उन पर क्या है, कड़ी मार पड़ी और कई इकाइयाँ क्या हो गई, बंद हो गई, जिसके चलते उनका श्रमिक माने क्या होता है, मजदूरों का बेरोजगार हो गए। ठीक है, उनका रोजगार छिन गया। अब इसके अथवा वाला क्वेश्चन लेते हैं। अथवा वाला क्वेश्चन देखिए, कंटेनर क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है। कंटेनर क्या होते हैं, इसमें हम पैकिंग के द्वारा वस्तुओं को रख देते हैं। ठीक है, और इसकी क्या उपयोगिता है। तो कंटेनर में कई तरह की पैकिंग होती है। ऐसे मान के चलो हम कोई वस्तु खरीद रहे हैं, हमने लैपटॉप लिया तो उसको क्या पैकिंग में आता है। कोई मशीन खरीदी हमने तो वो पैकिंग में आती है, तो वही कंटेनर होता है। यानी कि वस्तुओं को क्या है, इसमें लिखा है कंटेनर वस्तुओं को रखने का एक पात्र है। ठीक है, इसमें सभी प्रकार की वस्तुएं रखी जा सकती हैं। वस्तुओं को कंटेनर में रखा जाता है जिससे वो टूटे फूटे नहीं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आराम से पहुंच सकें, जिससे इन्हें जहाज़ों, रेल
वायुयानों एवं ट्रकों पर बिना क्षति के लादा जा सके, यानी वे टूटे फूटे नहीं। ठीक है। कंटेनरों से ढुलाई लागत में भारी बचत हुई है और माल को बाजारों तक पहुंचने की गति क्या हुई है, वृद्धि हुई है। इस प्रकार वायु यातायात की लागत में भी भारी गिरावट आई है। यानी कंटेनर क्या होते हैं, ये पैकिंग होती है। ठीक है। इनमें किसी वस्तु को रखा जाता है और इसके बाद में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कोई टूट फूट नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती और बड़े आराम से इनको पहुंचाया जा सकता है। ठीक है। ये होते हैं कंटेनर। जैसे हमने लैपटॉप लिया तो उसमें पैकिंग आपने देखी होगी, खोलते समय उसमें कई तरह की पैकिंग आती है। ठीक है। जिससे कि वो टूटे फूटे नहीं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक। या कोई मशीन हमने ली तो उसमें ऐसी पैकिंग आती है, गत्ता वत्ता लगा के उसको पैक कर देते हैं जिससे वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंच सके। अब अगला क्वेश्चन आपके यहाँ से 18 नंबर से आपके 3 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। 3 नंबर के आपके 3 प्रश्न आएंगे, 2 नंबर के आपके 12 प्रश्न आएंगे। इसमें देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर देखिए इसका, भारतीय वन्य जीव संरक्षण माने क्या होता है, बचाना या रक्षण या सुरक्षा करना। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम अधिनियम माने क्या होता है, कानून। भारत सरकार ने 1972 में क्या किया, लागू किया। ठीक है। किसके लिए गया, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए। वन्य जीव जो जंगली जानवर थे उनको बचाने के लिए ये कानून बना। किसने बनाया, भारत सरकार ने बनाया। किस सन में बनाया, 1972 में। जिसमें वन्य जीवों के आवास माने क्या होता है, घर। रक्षण माने क्या होता है, सुरक्षा करना के अनेक प्रावधान थे। क्या क्या प्रावधान किए गए उनकी, तो पहले तो इसमें पहला पॉइंट है, भारत में रक्षित जातियों की सूची प्रकाशित की गई। यानी कौन कौन सी रक्षित जातियां हैं उनकी क्या लिस्ट बनाई गई, सूची बनाई गई। ठीक है। उनके नाम की सूची बनाई गई, कितने हिरण हैं और कितने बाघ हैं, ये सभी जंगली जानवर हैं, उनकी क्या सूची बनाई गई, लिस्ट बनाई गई। और दूसरा क्या है, वन्य जीवों के शिकार पर पाबंदी लगाई गई। यानी पाबंदी माने क्या होता है, रोक। यानी किसी प्रकार के कोई भी वन्य जीव जो जंगल में रहते हैं उनका शिकार कोई नहीं करेगा, पूर्णतः उस पर क्या लगाई गई, पाबंदी। तीसरा है इसमें वन्य जीवों के व्यापार पर रोक लगाई गई। व्यापार माने क्या होता है, कुछ लोग बेच देते हैं वन्य जीवों को, तो उस पर व्यापार पर रोक लगाई गई। अगला है वन्य जीवों के आवास रक्षण हेतु राज्य तथा केंद्र सरकार द्वारा कई राष्ट्रीय उद्यान और एवं अभ्यारण्य बनाए गए। ठीक है। तो जे 1972 के अधिनियम में ये वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया 1972 में। और इनके लिए क्या क्या किया गया, वन्य जीवों के शिकार पर पूरी तरह रोक लगाई गई और वन्य जीवों के व्यापार पर रोक लगाई गई। भारत में रक्षित जातियों की सूची प्रकाशित की गई, सूची बनाई गई और वन्य जीवों के आवास रक्षण हेतु राज्य और केंद्र सरकार द्वारा कई राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य बनाए गए। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अथवा वाला। इसका अथवा वाला क्वेश्चन है जी, वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकारों को लिखिए। यानी कि उत्तर देखिए, वन संसाधन को 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से वन है भारत में, एक तो रक्षित वन है, आरक्षित वन सॉरी। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। ठीक है। आधे से अधिक घोषित किए गए हैं। आरक्षित वनों को सर्वाधिक क्या माना जाता है, मूल्यवान माना जाता है। ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन कि कौन से वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है, तो क्या हो जाएगा आंसर, आरक्षित वनों को। भारत देश के भौगोलिक क्षेत्रफल में कितने अभी वर्तमान में 24.56% पर भाग पर क्या है, वन है। जो वर्तमान में वनों की प्रतिशत क्या है, 24.56। ये तो हो गया आपका आरक्षित वन। दूसरा है इसमें रक्षित वन। रक्षित वन देखिए, रक्षित वन वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है। ठीक है। यानी रक्षित वन है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इसकी सुरक्षा की जाती है। अगला है अवर्गीकृत वन। अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि। बंजर भूमि क्या होती है, जिसमें कुछ फसल वगैरह नहीं होती,
जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। तो भारत में 3 प्रकार के वन हैं। एक तो आरक्षित वन, पहला कौन सा है? आरक्षित वन, जो सबसे ज़्यादा मूल्यवान होता है, ठीक है, जो आधे से अधिक क्षेत्र में है। और दूसरा है रक्षित वन, जो 1/3 क्षेत्र में है, देखिए यहाँ पर। और तीसरा है अवर्गीकृत वन। तो भारत में 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, संघवाद क्या है, इसकी विशेषता लिखिए। तो ये भी 3 नंबर का, 3 नंबर के 3 प्रश्न आएंगे आपका। तो देखिए इसका आंसर संघवाद। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बटी रहती है। यानी एक तो केंद्र सरकार हो गई, इसके बाद में दूसरी राज्य सरकार हो गई, और तीसरी हो गया स्थानीय प्रशासन, ठीक है। स्थानीय प्रशासन में कौन कौन से, जो शहर में काम करते हैं नगर पालिका, नगर निगम, और जो गांव में काम करते हैं उसको ग्राम पंचायत कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, संघवाद क्या है? संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बटी रहती है। यानी केंद्र सरकार हो गई एक राज्य सरकार हो गई, और तीसरी स्तर की सरकार क्या होती है? स्थानीय प्रशासन। उसको हम शहरों में जो काम करती है। अब इसकी विशेषता लिखना है आपको। क्या विशेषता है इसकी? संघीय शासन की विशेषता नंबर 1, यहाँ सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। यानी केंद्र सरकार हो गई, एक राज्य सरकार हो गई, एक स्थानीय प्रशासन हो गई, तो 3 स्तर हो गए हमारे भारत में। दूसरा है कानून बनाने, कर वसूल करने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। यानी कानून बनाने और कर वसूल, टैक्स, कर माने क्या होता है? टैक्स वसूल करने, और प्रशासन चलाने का अपना अपना अधिकार क्षेत्र अलग अलग होता है। तीसरा पॉइंट है इसमें, संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। यानी संविधान में जो मौलिक प्रावधान है उनको किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें संघीय शासन की 3 विशेषताएं। इसके आधा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं अब। सभी अच्छे क्वेश्चन है इसमें, डी सेट में बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। इसमें अगला क्वेश्चन है आपका, सत्ता के विकेंद्रीकरण से क्या आशा है, लिखिए। तो उत्तर देखिए, जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दे दी जाती हैं तो उसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। यानी जब केंद्र, एक तो भारत में केंद्र सरकार है, दूसरी राज्य सरकार है, और तीसरी क्या है? स्थानीय सरकार है। स्थानीय सरकारें क्या होती हैं? जो शहरों में काम करती हैं, नगर पालिका, नगर निगम होता है, और गांव में होती हैं वो ग्राम पंचायतें होती हैं, ठीक है। तो इसका सीधा उत्तर लिखोगे आप, जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दे दी जाती हैं तो उसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर का। केंद्रीय बैंक क्या है, इसके प्रमुख कार्यों को लिखिए। यानी इसका उत्तर देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, ठीक है। इसको कौन सी बैंक कहते हैं? केंद्रीय बैंक की स्थापना कब हुई थी, या भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है, ठीक है। अब इसके कार्य क्या क्या कार्य करती है जी? तो पहला कार्य इसका, भारत में भारतीय रिजर्व बैंक, या इसको RBI कहते हैं, भारत में भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से क्या करती है? करेंसी नोट जारी करती है। यानी नोट छापती है। ऐसे 100 के, 200 के, 500 के, इन नोटों को कौन छापता है? भारतीय रिजर्व बैंक, या इसको शॉर्ट में कहते हैं RBI। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, ठीक है। दूसरा कार्य क्या है इसका? भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नज़र रखता है। यानी जो हम बैंक से लोन लेते हैं तो वो कौन सा? बैंक और सहकारी समितियां औपचारिक स्रोत हैं, तो इन पर क्या रखता है? भारतीय रिजर्व बैंक नज़र रखता है, कार्यप्रणाली कैसा कार्य कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। और तीसरा है इसमें, भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों का बैंक है, और सभी बैंकों का रक्षा भी करता है, और छोटे बैंक होते हैं उनको लोन भी देता है।
तो ये इसके कार्य हैं मैन, ठीक है। पहला कार्य क्या है इसका, करेंसी नोट जारी करना। तीसरा, औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर निगरानी रखना। और ये क्या है, बैंकों का बैंक है और सभी बैंकों का क्या है, रक्षक है, यानी रखवाली भी करता है। अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है आपका 18 नंबर का अथवा। इसमें देखिए मुद्रा क्या है, मुद्रा यानी पैसा, इसके प्रमुख कार्य लिखिए। तो मुद्रा क्या होती है, हम कोई भी वस्तु को खरीदने के लिए जाते हैं तो हमें पैसों की आवश्यकता होती है, तो उसी को हम मुद्रा कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए, मुद्रा वह वस्तु है जो वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने तथा ऋणों का भुगतान करने के लिए स्वीकार की जाती है। यानी कोई वस्तु हमने लेना है तो उसके लिए क्या चाहिए हमें, पैसा, पैसा ही तो मुद्रा है। या कोई हमें सेवा क्या होती है, जैसे हमें दिल्ली जाना है या हमें मुंबई जाना है तो हम कैसे जाएंगे, वस्तुओं से, वो उससे मुद्रा से क्या लेंगे, टिकट लेंगे, तो टिकट से हम वहाँ तक की सेवा ले सकते हैं। तीसरा क्या है, भुगतान। भुगतान क्या होता है, कोई भी हमारा बिल आया, ठीक है, उसका भुगतान किया हमने, यानी कि बिल भरेंगे, कैसे भरेंगे, मुद्रा से भरेंगे। तो इसके 3 कार्य हैं। एक तो वस्तुओं, क्या है इसमें, मुद्रा वह वस्तु है जो वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने तथा ऋणों का भुगतान करने के लिए स्वीकार की जाती है। अब इसके कार्य क्या हैं, क्या क्या कार्य करती है मुद्रा। मुद्रा के 3 कार्य लिखना है, कोई इसमें 4 दिए। विनिमय का माध्यम, विनिमय का माध्यम क्या होता है, हम किसी मोबाइल लेके जाएंगे, दुकानदार से मोबाइल लेने जाएंगे तो क्या देना पड़ेगा, उसको मुद्रा देना पड़ेगा, और वो मुद्रा के बदले क्या देगा, आपको वस्तु देगा, ठीक है। वस्तु क्या है, मोबाइल खरीदना है तो मोबाइल देगा, टेलीविज़न खरीदना है टेलीविज़न देगा, आप मुद्रा देंगे और वो क्या है, आपको वस्तु देगा, ठीक है। दूसरा, मूल्य मापन। तीसरा है क्रय शक्ति का हस्तांतरण, और चौथा है क्रय शक्ति का संचय। तो इसमें से कोई भी आपको 3 कार्य आप लिख सकते हैं, ठीक है। विनिमय का माध्यम, मूल्य मापन, क्रय शक्ति का हस्तांतरण और क्रय शक्ति का संचय। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर अंक में डिवाइड करना भूल गया हूँ, तो ये 4 नंबर का 21, 22, 23, यानी कि 3 नंबर 4 नंबर के प्रश्न आपके 3 आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपके 4 नंबर के स्टार्ट हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, तो इसका आंसर देखिए 1930 कब प्रारंभ हुआ था, 1930 में, ये ध्यान रखना है सन का। स्वाधीनता दिवस मनाने के बाद 1930 में स्वाधीनता दिवस मनाने के बाद गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ। यानी कि स्वाधीनता दिवस मनाया था, उसके बाद में किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था जी, गांधी जी के नेतृत्व में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ। यह आंदोलन गांधी जी की प्रसिद्ध यात्रा दांडी यात्रा से शुरू हुआ, ठीक है। किससे शुरू हुआ जी, दांडी यात्रा से। और कब प्रारंभ हुआ था, 12 मार्च 1930 को, ठीक है, को महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने अहमदाबाद कहाँ पर है जी, गुजरात राज्य में स्थित है, के साबरमती आश्रम से, कौन सी जगह से, साबरमती आश्रम से 78 सदस्यों के साथ, यानी कि गांधी जी के साथ में कितने सदस्य थे, 78, ठीक है, 78 सदस्यों के साथ दांडी की ओर पैदल यात्रा शुरू कर दी। यानी दांडी एक स्थान का नाम है, ठीक है। और कहाँ से करी स्टार्ट, अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से। कितने लोगों के साथ में की, 78 सदस्यों के साथ में, ठीक है, शुरू की। दांडी अहमदाबाद से 385 किलोमीटर दूर भारत के पश्चिमी समुद्र पर स्थित है। यानी कि ये किधर है, पश्चिम में, भारत के पश्चिम में स्थित है। पश्चिम में कौन सा सागर है, अरब सागर है, ठीक है। वह अहमदाबाद से कितने किलोमीटर है, ये 385 किलोमीटर है। गांधी जी और उसके साथी 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुँचे, ठीक है, यानी समुद्र पहुँचे। दांडी एक स्थान का नाम है, वहाँ पर समुद्र है। समुद्र कौन सा है, अरब सागर है, ठीक है। भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है, अरब सागर। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। तो 6 अप्रैल को
पहुंच गए वो कहाँ पर, दांडी। ठीक है, समुद्र के पानी को उबाला, बाष्पीकरण माने क्या होता है, उबालना, और उनने क्या बनाया, नमक। ठीक है, समुद्र के पानी को उबालकर उनने क्या बनाना, नमक बनाया। बाद में बने नमक को क्या उठाकर गांधी जी ने सरकारी कानून को तोड़ दिया। यानी जो नमक बनाया था उनने, गांधी जी ने, बाष्पीकरण माने क्या होता है, उबालना। ठीक है, बाष्पीकरण क्या हो जाएगा, बाष्पीकरण का मतलब हो जाएगा उबालना। समुद्र में पहुँचे, यानी दांडी पहुँचे, दांडी क्या समुद्र है। ठीक है, बाष्पीकरण यानी पानी को उबाला, यानी कि उसका पानी कैसा होता है, समुद्र का पानी अधिकतर लवड़ी होता है, उससे नमक बनाते हैं, और नमक बनाया और को उठाकर गांधी जी ने सरकारी कानून को क्या कर दिया, तोड़ दिया। ठीक है, नमक की उत्पादन पर सरकार का एकाधिकार था। यानी उस समय क्या है, अंग्रेज़ों का शासन था, उस समय की बात है जी, तो उस पर एकाधिकार था, उनका अधिकार था। ठीक है, इसलिए किसी के लिए भी नमक बनाना गैर कानूनी था। ठीक है, कोई भी नमक उस समय नहीं बना सकता था। नमक कानून तोड़ने के बाद सारे देश में सबने वज्ञ आंदोलन शुरू हो गया। ठीक है, तो ये था आपका। इसमें देखिए मेन आपको क्या हाईलाइट करना है। एक तो ये 1930 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, किसके नेतृत्व में चलाया गया, गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया। कितने लोग थे उनके साथ, 78। ये 4 चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। कहाँ से प्रारंभ हुआ था ये यात्रा, साबरमती से प्रारंभ हुआ था, और कहाँ तक गई थी ये, दांडी तक गई थी। जो हाईलाइट है उसको आपको पॉइंट को देखना है। एक तो ये 1930 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, मेन पॉइंट क्या है इसके, एक किसके नेतृत्व में चलाया गया, महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया। किस तारीख को चलाया गया, 12 मार्च को चलाया गया। और इसमें गांधी जी के साथ में कितने लोग थे, 78। ठीक है, जो हाईलाइट कर रहा हूँ जो मेन चीज़ है। और उनकी जो पैदल यात्रा थी, दांडी यात्रा तक गई थी। ये कहाँ से गई थी, साबरमती आश्रम से। ठीक है, साबरमती आश्रम से ये कहाँ तक गए थे, दांडी तक गए थे। ठीक है, दांडी क्या है, दांडी एक स्थान का नाम, समुद्र के तट के किनारे। ठीक है, और ये अहमदाबाद से कितना किलोमीटर है जी, 385 किलोमीटर। और दांडी यात्रा कब पहुंची, 6 अप्रैल को पहुंच गई। और फिर क्या किया उनने, समुद्र का पानी उबाला, बाष्पीकरण किया, उससे क्या बनाया, नमक बनाया। बस ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है बस। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका। अब इसके कार्यक्रम क्या थे, क्या क्या कार्यक्रम, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम क्या क्या थे। पहला कार्यक्रम था नमक कानून को तोड़ने और नमक बनाना। ठीक है, नमक कानून तोड़ने और नमक बनाने का। दूसरा, विदेशी वस्तु की होली जलाना। जो विदेशी वस्तुएं थीं, यानी विदेशी वस्त्र थे, उनकी क्या जलाई, होली जलाई। ठीक है, और तीसरा, शराब और विदेशी वस्तुओं की दुकानों पर धरना देना। जो शराब की दुकानें थीं, विदेशी वस्तुओं की दुकानें थीं, उस पर क्या लोगों ने, भारतीय लोगों ने क्या दिया, धरना दिया। और विद्यार्थियों से कहा गया, विद्यार्थी सरकारी स्कूलों कॉलेजों का बहिष्कार करें। जो स्टूडेंट थे, जो पढ़ने वाले बच्चे थे, उनसे कहा गया कि आप सरकारी स्कूल हैं और कॉलेज हैं, उनका क्या करो, बहिष्कार करो। और अगला पॉइंट है इसमें, किसानों ने लगान और चौकीदारों कर चुकाने से इनकार कर दिया। यानी किसानों ने क्या कर दिया, लगान जो भरते हैं, उसका टैक्स होता है ज़मीन का, वो नहीं चुकाई, और दूसरी चौकीदारों से इनकार कर दिया। तो पहला पॉइंट क्या है इसमें, यानी कि नमक कानून को तोड़ना और नमक बनाना। ठीक है, और विदेशी वस्त्रों की क्या, होली जलाना, और विदेशी वस्तुओं का क्या करना, बहिष्कार करना। शराब की दुकानों का बहिष्कार करना। विद्यार्थियों और स्कूल स्टूडेंटों से क्या कहा गया कि आप सरकारी स्कूलों कॉलेजों का क्या करो, बहिष्कार करें। और किसानों ने यानी कर चुकाने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। आपको ये क्वेश्चन वैसे ही याद हो जाएंगे, आप वीडियो को देख लेना, बस थोड़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, और आपने एक बार देख लिया तो आप इसके बारे में आराम से, प्रश्नों के बारे में आप देख सकते हैं। यतवा वाला क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन है, साइमन कमीशन क्या है, या साइमन कमीशन पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए ये इसका आंसर देखते हैं। ब्रिटेन की नई टोरी सरकार ने सर जॉनसन, किसके नेतृत्व में, सर जॉनसन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का 8 नवंबर 1927 को गठन कर दिया।
यानी जो इंग्लैंड की ब्रिटेन की सरकार थी उसने सर जॉनसन साइमन के कमीशन में नेतृत्व में किसका गठन कर दिया, वैधानिक आयोग का, वो ही साइमन कमीशन कहलाया। ठीक है, किस तारीख को किया था, 8 नवंबर 1927 को। अब इसमें देखिए, इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्थाओं की कार्यशैली का अध्ययन करना था। ठीक है, और उसके बारे में सुझाव देने थे। अब देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस आयोग में 7 सदस्य थे, यानी कि जो आयोग था उसमें कितने सदस्य थे, संख्या कितनी थी, 7, लेकिन एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। ठीक है, इसमें 7 सदस्यों में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सारे क्या थे, सारे अंग्रेज थे। अब इसमें इसके बाद में 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा, यानी भारत आया। ठीक है, किस सन में आया, 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा, तो उसका स्वागत साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ। ठीक है, स्वागत कैसे किया गया, साइमन कमीशन वापस जाओ या साइमन कमीशन गो बैक, जो इंग्लिश में हो गया साइमन कमीशन गो बैक, के नारों से किया गया। किसने किया, भारतीयों ने किया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया, यानी जो कांग्रेस थी और उस समय मुस्लिम लीग की पार्टियां थी, उन्होंने सभी ने क्या प्रदर्शन में हिस्सा लिया। साइमन कमीशन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान, यानी साइमन कमीशन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान ब्रिटिश पुलिस के ने लाला लाजपत राय पर क्या कर दिया, हमला कर दिया। ठीक है, प्रदर्शन के दौरान मिले गहरे जख्मों के कारण उन्होंने दम तोड़ दिया, और जो लाला लाजपत राय थे वो पुलिस की लाठी से घायल हो गए थे। ठीक है, और इसके कारण घायल होने के कारण उसमें गहरे जख्म लगे थे उनके यहाँ, और उसके बाद में उन्होंने क्या तोड़ दिया, दम तोड़ दिया। तो इसमें अपन ने 4-6 पॉइंट याद रखना है। क्या रखना है, एक तो यानी कि इसका किसके नेतृत्व में आया, जैसे साइमन कमीशन, नई टोरी सरकार ने, कौन सी, ब्रिटेन की सरकार ने सर जॉनसन के नेतृत्व में एक क्या किया, वैधानिक आयोग का गठन किया। किस तारीख को किया, 8 नवंबर 1927 को किया। ठीक है, और इसमें कितने सदस्य थे, पूरे 7, और इसमें 7 सदस्यों में एक भी भारतीय नहीं था। अब इसमें ये साइमन कमीशन भारत कब आया, 1928 में आया। ठीक है, और उनका स्वागत कैसे किया गया, साइमन कमीशन वापस जाओ के नारों से किया गया। ठीक है, कांग्रेस में कौन कौन सी पार्टियों ने हिस्सा लिया, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों पार्टियों ने इसमें प्रदर्शन में हिस्सा लिया। ठीक है, साइमन कमीशन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान ब्रिटिश पुलिस ने लाला लाजपत राय पर क्या कर दिया, हमला कर दिया। प्रदर्शन के दौरान मिले गहरे जख्मों के कारण उन्होंने दम तोड़ दिया। तो ये था आपका साइमन कमीशन वाला क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी 4 नंबर का है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है, लिखिए। 4 पॉइंट लिखना है। तो लोकतंत्र में राजनीतिक दल क्या करते हैं, उनकी भूमिका क्या है, बस इसको पॉइंट को लिखना है। तो कुछ नहीं है, बिल्कुल सरल है, सिंपल है। मैंने बिल्कुल सिंपल बनाया है ये क्वेश्चन को। क्या करते हैं राजनीतिक दल, क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं। आप जानते हैं सभी लोग। ठीक है, क्या करते हैं, सबसे पहला काम चुनाव लड़ना। ठीक है, राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं। दूसरा कार्य क्या है, राजनीतिक दल क्या करते हैं, सरकार बनाते हैं और सरकार को चलाते हैं। ठीक है, तीसरा कार्य है चुनाव हारने वाले राजनीतिक दल क्या करते हैं, विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है इसमें, राजनीतिक दल ही अलग अलग नीतियां और कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं। यानी जो राजनीतिक दल होते हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग नीतियां बनाते हैं और अलग अलग कार्यक्रम बनाते हैं। अगला पॉइंट है इसमें, राजनीतिक दल ही सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण कार्यक्रमों को लोगों तक यानी जनता तक पहुंचाते हैं। यानी कि सरकार के द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसको कौन पहुंचाते हैं, जनता के द्वारा, जनता के पास राजनीतिक दल पहुंचाते हैं। ठीक है, कि हमारे सरकार में कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनके
वो लोगों यानी जनता के द्वारा जनता तक वो पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या याद रहेंगे, अब आपको क्या याद रखना है। एक तो चुनाव लड़ना मेन कार्य है इनका, और सरकार बनाते हैं और सरकार को चलाते हैं राजनीतिक दल, और जो चुनाव हार जाते हैं वो पार्टियाँ क्या करती हैं, दल क्या करते हैं, विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। ठीक है, और राजनीतिक दल ही अलग अलग नीतियाँ बनाते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और राजनीतिक दल ही सरकार द्वारा चलाए गए कल्याण कार्यक्रमों को क्या करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, बस यही करना है, इसमें सरल है, सिंपल है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना सबके। अब इसमें लास्ट वाला क्वेश्चन है जी, इसमें 22 नंबर का, इसमें एक क्वेश्चन और बचेगा आपका 23 नंबर का, वो आपका भारत का मैप वाला क्वेश्चन है, उसको मैं बाद में हल करूँगा। तो इसमें देखिए, इसका अथवा वाला क्षेत्रीय दल व राष्ट्रीय राजनीतिक दल के बीच में अंतर लिखना है आपको, समझाकर उदाहरण सहित लिखिए। तो क्षेत्रीय दल क्या करते हैं और राष्ट्रीय दल में अंतर लिखना है आपको। तो क्षेत्रीय दल क्या होते हैं, क्षेत्र में होते हैं, ये दल क्षेत्रीय मुद्दे उठाते हैं, यानी जो अब उनके क्षेत्र के मुद्दे होते हैं उनको ये उठाते हैं। कौन से दल, क्षेत्रीय दल। और राष्ट्रीय दल क्या करते हैं, राष्ट्रीय यानी पूरे देश के मुद्दे उठाते हैं। क्षेत्रीय दल क्या हो गया, एक राज्य का मुद्दा उठा सकते हैं, और राष्ट्रीय दल क्या हो गया, पूरे देश के मुद्दे उठाते हैं। तो एक अंतर तो ये हो गया इनमें। अब दूसरा पॉइंट है इसमें, ये दल क्षेत्रीय स्तर पर कार्य करते हैं, यानी एक राज्य या दो राज्यों में कार्य करते हैं या काम करते हैं। ये दल राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करते हैं, राष्ट्रीय माने पूरे देश में काम करते हैं। ठीक है। तीसरा है इसमें, क्षेत्रीय दल में एक व्यक्ति या एक परिवार का प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, क्षेत्रीय दल में एक व्यक्ति या एक परिवार प्रभावशाली होता है, प्रभाव दिखाई देता है। और राष्ट्रीय दल में भी एक व्यक्ति या एक परिवार का प्रभाव दिखाई देता है, यानी ये दोनों लगभग सेम एक से हैं। ठीक है, राष्ट्रीय दल में, क्षेत्रीय दल में एक परिवार या एक व्यक्ति का प्रभाव दिखाई देता है, इसी प्रकार राष्ट्रीय दल में भी एक व्यक्ति एक परिवार का प्रभाव दिखाई देता है। लेकिन सभी दल ऐसा नहीं करते, इसमें लास्ट में भी लिखा है मैंने, लेकिन सभी दलों के साथ में ऐसा नहीं होता। आगे देखिए, क्षेत्रीय दल राज्य के राजनीतिक दल में क्या होते हैं, पंजीकृत होते हैं, और राष्ट्रीय दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल में क्या होते हैं, पंजीकृत होते हैं। ठीक है, राज्य जो क्षेत्रीय दल होते हैं वो राज्य के राजनीतिक दल में क्या होते हैं, पंजीकृत होते हैं। क्षेत्रीय दल राज्य के में, और राष्ट्रीय दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल में पंजीकृत होते हैं। तो इसमें ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 22 तक प्रश्न एवं आंसर। तो मुझे आशा है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको इस वीडियो को एक दो बार चला के प्ले करके देख लेना है, आपको सारे क्वेश्चन अपने आप ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। और इसमें आपका जो 23 नंबर का प्रश्न बचा है, नक्शे वाला है, भारत का मैप आपको बनने के लिए आएगा इसमें से, उसको मैं चारों सेटों के क्वेश्चन बाद में मैं लेके आऊँगा। मैंने और क्वेश्चन मैंने बना दिए हैं, मेरी बेस्ट इस प्रश्न चारों सेटों की मैंने डाल दी है, और 2-2 नंबर के मैंने बी सेट और डी सेट मेरा हो चुका है। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन बचा है बस आपका 23 नंबर का। तो और जो क्वेश्चन इसमें रह गए हैं, जो बच्चे हैं आपके, उसको भी मैं आपके लिए जल्दी से लेकर आऊँगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि उनको भी इस वीडियो को लाभ मिल सके। वो भी क्वेश्चन आपकी बहुत ही सरलता से मैंने बनाए और आपको एकदम क्लियर समझ में आ गए होंगे, और एक आध बार आप प्ले करके देख लेंगे वीडियो को तो आपको एकदम क्लियर हो जाएंगे आपके पूरे क्वेश्चन। आपको चारों सेटों की तैयारी करना अच्छे से, और परीक्षा में अच्छे अंक अर्जित करना है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और ऐसी वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और सभी लोगों से निवेदन है कि लाइक तो कर दिया करो, लाइक में कोई पैसा तो लगता नहीं आपका, प्लीज़ लाइक तो ज़रूर करना। ठीक है।